सभी को नमस्कार और जय माता जी की। स्वागत है आपका गुर्जर विवाद पर चल रही हमारी सीरीज के 5वें भाग में। तो मुझसे कहा गया है कि आ, आप ये सब जो एविडेंस है, साक्ष्य हैं, इन्हें अथॉरिटीज के सामने साझा कीजिए। तो देखिए, ग्वालियर की मूर्ति के प्रकरण में वैसे भी केस चल रहा है, मैटर सब जुडिस है। कमेटी से सभी तथ्य साझा किए गए हैं, बहुत से लोगों ने इस पर काम किया है, मैंने भी एक छोटा सा योगदान उसमें दिया। तो निश्चिंत रहिए, जानकारी जो कुछ भी यहाँ साझा की जा रही है, ये जानकारी अथॉरिटीज तक आगे दी गई है। तो आज के लिए शुरू करते हैं। मैं एक छोटा सा रिकैप कर देता हूँ अ, कि अब तक हमने क्या कंटेंट कवर किया है। तो अब तक हमने तोमरों को गुर्जर कहने के दावे का खंडन किया है। गुर्जर के अर्थ के लिए उससे जुड़े गुर्जरात्र, गुर्जरत्रा जैसे शब्दों का हमने तकनीकी विश्लेषण किया था। फिर गुर्जर शब्द के सबसे पहले उल्लेख, द ओल्डेस्ट मेंशंस वी फाइंड द वर्ड, ये किस प्रकार के हैं, उनसे क्या निष्कर्ष निकलते हैं, वो हमने देखा है। देन गुर्जर शब्द का उपयोग किसने किया, किसने नहीं किया, क्यों नहीं किया या क्यों किया। 13वीं सदी तक फिर हमने गुर्जर और उससे बने शब्दों का जहां जहां उल्लेख आया, उसके कॉन्टेक्स्ट सहित उसका आकलन किया, एनालाइज दैट। तो क्या अर्थ है और वो सब। गुर्जर नाम जो है, ये ऐसी किसी जाति जनजाति से स्थान को मिला है या स्थान से उसके सभी निवासियों को मिला, इसके हमने साक्ष्य देखे। और ये भी कि गुर्जर शब्द का प्रयोग इतिहास में कितने अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों ने किया, अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ कास्ट, ट्राइब एंड क्रीड, और कैसे ये शब्द इन सब परिवर्तनों के बीच एक कांस्टेंट बना रहा, कांस्टेंट फैक्टर। तो दैट्स अबाउट द portions that we've covered so far. And now moving on to the first slide for today. तो आज का पहला साक्ष्य है 14वीं सदी के आरंभ की द्रव्य परीक्षा से। हम लोग पीछे इस ग्रंथ और इसके लेखक का परिचय देख चुके हैं। ठकुर फेरू ने द्रव्य परीक्षा में जब उत्तर भारत में उपलब्ध सिक्कों का तोल आदि वर्णन किया, तो दो प्रकार से सिक्कों का वर्गीकरण किया, कैटेगराइज किया। एक तो पदार्थ से, मेटल वाइज, चांदी की मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा, द्विधातु मिश्रित मुद्रा, टू मेटल्स मिक्स्ड इन द कॉइन, त्रिधातु मिश्रित मुद्रा, थ्री मेटल्स, एंड लाइकवाइज अ फ्यू मोर। तो इसके बाद में सिक्कों का जो दूसरा वर्गीकरण वो करते हैं, दैट इज बाय द होस्ट ज्योग्राफीज। दूसरा वर्गीकरण उन्होंने भूगोल से किया। तो ये जो सूची आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, ज्योग्राफी के हिसाब से जब उन्होंने कैटेगराइज किया, सो ही पुट्स अप द कॉइन्स एज मालवी मुद्रा, ये मालवा की कॉइनेज है। नलपुर मुद्रा, ये नरवर से है। चंदेरिका मुद्रा, चंदेरी की है। जालंधरी मुद्रा, ये जालंधर की है। ढिल्लिका सत्क मुद्रा, ये दिल्ली की मुद्रा है। और इनके साथ ही गुर्जर देश की गुर्जरी मुद्रा भी है, राइट। तो अब जहां ठकुर फेरू को अगर किसी सिक्के से रिलेटेड वंश जाति जैसा कुछ बताना था, तो उसके लिए उन्होंने अलग से स्पेसिफाई किया है। कैसे? जैसे ढिल्लिका मुद्रा जो आपको दिख रही है, जो कि दिल्ली की मुद्रा है, उसके साथ में कहा ऐता मुद्रा राजपुत्र तोमरस से, कि ये तोमर राजपूतों की मुद्राएं हैं। पर बाकी सभी मुद्राओं को केवल स्थान से पहचाना गया है, जालंधर, चंदेरी, नरवर, मालवा, गुर्जर एक्सेट्रा। तो यहाँ भी गुर्जर शब्द से केवल स्थान बोध ही होता है, किसी प्रकार का वंश, कुल, जाति आदि का अर्थ यहाँ नहीं बनता।
मूविंग ऑन। ठीक है, अब मैं उस पॉइंट की ओर आऊंगा जहां हमने सेकंड सेशन में बात की थी, आपको याद हो तो, कि गुर्जर जाति अस्तित्व में आने के बाद भी गुर्जर देश के लोग स्थान सूचक शब्द से जाने जाते थे। यानी कि गुर्जर जैन, गुर्जर ओसवाल, गुर्जर बनिए वगैरह ये हम देख चुके हैं। साथ ही स्कंद पुराण का जो सह्याद्री खंड है, ये मध्यकाल के सेकंड हाफ में इन्फ्यूज हुआ है। इट बिलोंग्स टू लेट मिडिवल सेंचुरीज। तो वहाँ भी उत्तर भारत के ब्राह्मण यहाँ के 5 भौगोलिक क्षेत्रों से जाने गए। तो पूरे समूह को पंच गौड़ कहा गया है। मीनिंग देर आर 5 regions named in North India, and accordingly there are 5 categories of Brahmins identified by those geographies, and the whole group is called Panch Gaud. तो गौड़ देश के ब्राह्मण जो थे, इफ यू लुक एट द लेफ्ट, ये गौड़ी ब्राह्मण कहलाए। और इसी प्रकार से सारस्वत क्षेत्र जो कि गुजरात में आता है, वहाँ के ब्राह्मण सारस्वत कहलाए। कान्यकुब्ज ये कन्नौज के ब्राह्मण। चौथा है मैथिल। फिर पांचवा उत्कल। ठीक है, सो दीज आर रीजन्स ऑफ द नॉर्थ। फिर दक्षिण भारत के जो ब्राह्मण है ये पंच द्रविड़ समूह से जाने गए, और इस समूह की 5 शाखाएं थी। जस्ट एज पंच गौड़ थी, वैसे ही पंच द्रविड़ ने 5 शाखाएं। सो दे आर ऑल्सो नेम्ड बाय रीजन्स। कर्नाट ब्राह्मण ये कर्नाटक रीजन के थे। तेलंग ब्राह्मण तेलंगाना क्षेत्र के ब्राह्मण। द्रविड़ ब्राह्मण, generally a term for the whole south, but specifically the far south, जो केरल तमिलनाडु का क्षेत्र है वहाँ। महाराष्ट्रीय, that's pretty obvious. And the last is Gurjar Brahmins, are those who were from the Gurjar देश। So गुर्जर देश के ब्राह्मण अपने देश के नाम से गुर्जर ब्राह्मण कहलाए, ये सिद्ध होता है। और ये सब, जैसा कि मैंने पहले कहा, जो वास्तविक गुर्जर जाति है, काल्पनिक नहीं, जिसको लोग अपने इमेजिनेशन से वो अरबों के हमले वाले समय में और 2500 साल पहले तक रिवर्स प्रोजेक्शन कर रहे हैं, वो फिक्शन नहीं। जो रियल गुर्जर जाति है, उसके अस्तित्व में आने के बाद भी ऐसा क्लियर ज्योग्राफी बेस्ड आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो पंचगौड़ और पंच द्रविड़ में ब्राह्मणों को कैटेगराइज किए जाने के उल्लेख आपको और बहुत सी जगहों पर मिल जाते हैं। जैसे कि आप पीछे जाएं तो 12वीं सदी की राजतरंगिणी है, और 10वीं सदी का संजान शिलालेख। ठीक है, इसकी बात मैं अभी आगे की स्लाइड्स में करूंगा। और एंड इफ यू कम फॉरवर्ड इन द लेटर सेंचुरीज, तो 17वीं सदी के जो पुरानी हिंदी में लिखे काव्य हैं, उनमें भी यही व्यवस्था दिखती है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो आपको स्क्रीन में नीचे दिखाई दे रहा है, ये हृदय राम मिश्र की रस रत्नाकर से है। तो इसमें कवि जब अपनी वंशावली बता रहे थे तो वो कहते हैं, पंच गौड़ द्विज जगत में पंच द्राविड़ जानी, जहाँ जहाँ देश बसे वहाँ बसे तहाँ नाम विशेष बखानी। मीनिंग 5 प्रकार के गौड़ ब्राह्मण और 5 प्रकार के द्रविड़ ब्राह्मण इस जगत में विख्यात हैं। ये जिस जिस देश में जाकर बसे, उन उन देशों के नाम से जाने गए। ठीक, तो अब जिन्हें ये एग्जाम्पल्स देखकर लगता हो कि शायद मे भी कोई केवल ब्राह्मणों के साथ हुआ स्पेशल केस है, तो आपको याद दिला दूं फिर से, पाणिनि, हेमचंद्र और जैन प्रबंधों को देख लीजिए, जिनसे एविडेंस हम पिछले सेशंस में, पिछले एपिसोड्स में दे चुके हैं। जैसे कि मरुदेश के क्षत्रिय को मारव क्षत्रिय कहा गया था, इफ यू रिमेंबर। तो ऐसा ऐतिहासिक साहित्य में आपको ऐसे ढेरों उदाहरण मिल जाते हैं बेस्ड ऑन दी ज्योग्राफिकल कॉनोटेशन। मूविंग ऑन, राइट। अब तो ब्रिटिश एरा में गुर्जर शब्द का प्रयोग कैसा रहा, ये थोड़ा बहुत हमने पीछे देखा था एक एपिसोड में, तो मैं इस पर एक बार वापस आता हूँ। हमने पिछली बार जब देखा था तो वी हैड कवर्ड दी गजेट्स, जो ब्रिटिश काल के गजेट हैं, कि लोगों की गुर्जर बनिए, गुर्जर ब्राह्मण, गुर्जर जैन जैसी पहचान इन गजेट्स में रिकॉर्डेड है।
और कारण देते हुए कि ये लोग गुर्जर देश के थे, इसलिए ऐसे नाम। फिर ब्रिटिश काल के गजट जो है, इनको क्या होता है कि कई कई लोग आक्षेप कर सकते हैं कि नहीं, अंग्रेज तो बाहर से आए दुश्मन थे, और एक्स वाई जी कारण से गुजरों को इस तरह पोर्ट्रे किया, बहुत गलत पोर्ट्रे किया, ब्ला ब्ला ब्ला। Although anybody who is aware of the process of a census and gazette creation, they would know why that's highly unlikely to happen. But anyway, तो अब हम क्या करेंगे, हम ब्रिटिश डॉक्यूमेंट से हटकर एक ब्राह्मण वैद्य परिवार को लेंगे जो हल्दी घाटी युद्ध के बाद मेवाड़ से निकल के आमेर राज्य में बसे, द किंगडम विच वाज लेटर नोन एज जयपुर। तो अच्छा, बाय द वे, दिस विल डिबंक वन मोर क्लेम। कुछ लोग ब्रह्म वैवर्त पुराण का एक 16वीं सदी में लिखा हुआ अध्याय है, उससे एक श्लोक उठाते हैं एंड दे से इसमें कुछ राजाओं के लिए गुर्जर जाति ये लिखा है कि वो गुर्जर जाति के थे। तो श्लोक आपके सामने है, टुवर्ड द लेफ्ट। अब यहाँ देखिए, जातीय का अर्थ हमने पहले कवर किया था, लेकिन आप एक बार राइट साइड का जो एग्जाम्पल है उस तरफ देखिए। तो मैं अभी मेवाड़ से निकले जिस ब्राह्मण वैद्य परिवार की बात कर रहा था, इनके कृष्ण राम भट्ट और उनके फैमिली मेंबर्स ने 19वीं सेंचुरी 19वीं सदी में गुर्जर शब्द का कैसा प्रयोग किया है। सो इट सेज, एंड आई अंडरलाइन दैट, गुर्जर भूमि निर्जरांतर्गत भट्ट मेवाड़ जाति। अब यहाँ आपको जो मेवाड़ जातीय शब्द दिखा, उसके जातीय से क्या अर्थ लगना चाहिए। मैं पिछले एक सेशन में वैसे बता चुका हूँ, जातीय का लिटरल मीनिंग केवल जन्म है। अब जन्म किसी व्यक्ति से है, वंश जाति से है, किसी स्थान में जन्म होने की बात की गई है, विच ऑफ ऑल दिस। तो ये सब आपको कॉन्टेक्स्ट देखने से पता चलता है, जो काम इंटरनेट पर अंधों की तरह स्क्रीनशॉट चिपकाने वाले ट्रॉल्स नहीं करते और फिर इतने रायते फैलते हैं। एनीवेज, तो जातीय से अगर कास्ट या ट्राइबल कॉनोटेशन ही आता तो हमें मेवाड़ जातीय जैसे शब्द नहीं मिलते। बाकी जहां तक ब्रह्म वैवर्त पुराण के उस श्लोक की बात है टुवर्ड्स योर लेफ्ट, आप उसका कॉन्टेक्स्ट देखें, उसका ट्रांसलेशन भी पढ़ें, आपको सब समझ आ जाएगा। ओके, कमिंग बैक टू माय टॉपिक। तो यहाँ राइट साइड में नीचे जो कुछ और प्रयोग हैं उसी समय के कृष्ण राम भट्ट के जयपुर विलास और होला महोत्सव से, those I've covered. So all of them continue with the same pattern of using Gurjar in the geographic connotation. ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। राइट, अब इसी तरह से पंडित सीताराम शास्त्री परवणीकर, इन्होंने 19वीं सदी में जयवंश महाकाव्य लिखा, और उसमें इन्होंने जो कछवाहा राजा थे, जयपुर आमेर किंगडम, उसमें एक कछवाहा राजा थे मलयसी, मलयसी के गुर्जर देश में जीतने का वर्णन किया। ठीक है, विच इज ऑन योर लेफ्ट, जयवंश से। मलयसी जो थे ये लगभग पृथ्वीराज चौहान के समय के आसपास बताए जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द कछवाहा जिनियोलॉजीज ऑफ जयपुर किंगडम। और यही बात रिपीट होती है, ये जयपुर की वंशावली में भी बताई जाती है कि वहाँ इट इज रिटन देयर। सो दैट्स साइटेशन इज टुवर्ड्स योर राइट। तो अब कोई सयाना उठ के ये जरूर कहेगा कि नहीं, ये सब भी तो ब्रिटिश काल का ही है, मतलब अंग्रेजों के पास तो और कोई काम नहीं था करने को, सब पे सीआईडी बिठा रखी थी इसी काम के लिए कि गुर्जर शब्द का कहीं भी कोई भी सही अर्थ या उपयोग ना कर ले, नहीं कर पाए। राइट, तो एक काम करते हैं, हम ब्रिटिश काल से आगे चले आते हैं। ठीक है, तो ये सब बेसलेस एलिगेशंस, ये आज़ादी के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सेंसस कराए उनके लिए तो नहीं कहेंगे ना, तब तो अंग्रेज थे नहीं। ठीक, चलिए, ये जो आपको अब स्क्रीन पर दिख रहा है, ये जानकारी किसी ने ढूंढकर मुझसे साझा की थी। दिस इज 1971 सेंसस ऑफ इंडिया मोनोग्राफ सीरीज,
पार्ट 5 पेज 7। अब इसमें आप जो हाईलाइटेड सेक्शन है, गुजर पासी नाम का जो सेक्शन है, लेट मी जस्ट ब्रीफली ट्रांसलेट दैट इन हिंदी। तो इट सेज, देश के बाकी हिस्सों में तो गुजर एक ऐसा समुदाय है जो चरवाहा है, पेस्टोरल कैटल ग्रेजर्स। लेकिन अवध में पासी जाति के एक भाग को गुजर पासी कहते हैं, जबकि उनका चरवाहा होने से कोई भी संबंध नहीं रहा। फिर बाराबंकी जिले में पता चला कि राजपासी समुदाय की एक शाखा गुजर पासी कहलाती है, क्योंकि ये लोग गुर्जर देश यानी गुजरात से माइग्रेट करके यहाँ आए थे। एंड ऑफ ट्रांसलेशन। सी, द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, गुर्जर देश का जो व्यक्ति गुर्जर देश से बाहर जाता था, उसे बाहर के लोग गुर्जर कहते थे, रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, क्रीड और वट एवर बैकग्राउंड यू हैव। तो ये उसकी पहचान में जुड़ जाता था, कॉग्नोमेन। पर ये पहचान एक इंडिविजुअल को मिलने और एक समूह को मिलने में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। कैसे? देखिए, इंडिविजुअल जो है यानी व्यक्ति विशेष, उसका माइग्रेशन टेम्परेरी हो सकता है, ही कुड गेट बैक, वो गुर्जर देश वापस जा सकता है। लेकिन अगर कोई समूह है, मास माइग्रेशन ऑफ अ सोशल ग्रुप हैज टेकन प्लेस, तो कई बार ये माइग्रेशन परमानेंट हो जाता है, द ग्रुप डजंट रिटर्न। अब ऐसी स्थिति में गुर्जर शब्द भी इनकी पहचान से परमानेंट बेसिस पर मजबूती से जुड़ जाता है, जैसा कि गुर्जर पासी समुदाय के साथ हुआ, राइट। अब quite likely the same has happened with those who we know as the गुर्जर caste today। अब वही बात है, गुर्जर देश से बाहर आने पर ये पहचान लगी रह गई। तो अब इतने साक्ष्यों के बाद में आई होप आपको स्पष्ट हुआ होगा कि सच क्या है, क्योंकि अब तक हमने गुर्जर शब्द के सबसे पहले उल्लेख से आगे चलते हुए मुगल काल, ब्रिटिश काल होते हुए आज़ादी के बाद तक के एविडेंस देखे, हमने संदर्भ समझा। तो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा करने वाले जो आचार्यों और विद्वानों ने जो समय बताया, सपोजिटली 2500 वर्ष पहले, उस अनुसार उसी ग्रंथ से हम भी शुरू हुए थे, पंचतंत्र से, और गुर्जर शब्द के सबसे पहले उल्लेख को लेकर फिर वहां से हम आगे चलते रहे, राइट। तो हमने सब जगह ये पाया कि गुर्जर या उससे बने बाकी के शब्द, डेरिवेटिव्स, जैसे गुर्जर राज वगैरह, ये केवल ज्योग्राफी और एक पॉलिटिकल यूनिट को सिग्निफाई करने के लिए प्रयोग हुए हैं, कहीं भी किसी कास्ट, ट्राइबल कॉनोटेशन में, यानी किसी एक जाति जनजाति विशेष के लिए प्रयोग नहीं हुए। अगर स्थान का नाम गुर्जर देश किसी गुर्जर जाति जनजाति से पड़ा होता, तो फर्स्टली न केवल इतने लंबे चौड़े इतिहास में हमें कई बार कास्ट या ट्राइबल कॉनोटेशन में गुर्जर शब्द का प्रयोग मिल जाता, शुड हैव बीन देयर, नहीं मिलता। सेकेंडली, पंचतंत्र में जो सबसे पुराना उल्लेख है गुर्जर देश का, उस पंचतंत्र से भी पहले का, क्योंकि वहां गुर्जर देश लिखा है, जाति जनजाति नहीं लिखा, तो उस पंचतंत्र से भी पहले का गुर्जर जाति के अस्तित्व का साक्ष्य मिलना चाहिए, राइट। बट वी हैव एब्सोल्युटली नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, न पंचतंत्र के पहले है न बाद में है, ठीक। सो यहाँ मैं गुर्जर शब्द की व्याख्या का ये जो विषय है, इस पर एविडेंस देने का क्रम रोककर अगले दावे को ले लेता हूँ। ओके, सो पूरा राजस्थान 16वीं सदी तक गुर्जरत्रा कहलाता था। आई एम जस्ट लिस्टिंग द क्लेम्स। भौगोलिक क्षेत्र का नाम गुर्जरात्र वहाँ गुर्जर जाति के शासन के कारण पड़ा। ऐसा सिद्ध करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर आचार्य जी कहते हैं कि कन्नौज को गुर्जर प्रतिहार शासन से पहले या बाद में कभी भी गुर्जर देश नहीं कहा गया, ठीक। तीसरा, ये एक और ऐसी ही आपत्ति आती है कि अगर गुर्जर देश केवल एक क्षेत्र था और मूल रूप से गुजरात राजस्थान के कुछ भाग उसमें आते थे,
तो 10वीं सदी में पंप भारत नामक रचना लिखने वाले कवि पंप जो थे, इन्होंने कन्नौज में बैठे तबके प्रतिहार सम्राट महिपाल को गुर्जर राज क्यों कहा? बिकॉज उनका अधिकार उत्तर भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर था, नॉट जस्ट दैट कोर गुर्जर देश। राइट, लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट क्लेम। ठीक है, उत्तर के लिए मैं कुछ उदाहरण लूंगा, सम एग्जाम्पल्स। देखिए, गौड़ देश, गौड़ देश जो था, ये प्री पार्टीशन बंगाल का एक सीमित राज्य होने पर भी ऐतिहासिक साहित्य में देखें तो बार बार गौड़ देश से, गौड़ शब्द से पूरे उत्तर भारत का अर्थ लिया गया है। ठीक है, और हम आगे विस्तार से इस पर रेफरेंसेस सहित देखेंगे। दैट्स नंबर वन। सेकेंडली, हमारे देश का नाम भारत पड़ा जबकि हम लगभग 1 अरब 38 करोड़ लोगों में से अधिकतर वेदकालीन राजा भरत जो हैं उनके वंशज भी नहीं होंगे, नॉट इन द डायरेक्ट लिनिएज। थर्ड, हमारे देश का नाम फिर हिंदुस्तान पड़ा जबकि सिंध जो है वो हिंदुस्तान का बस एक छोटा सा भाग है। फिलहाल नहीं है, पर समय का चक्र एक दिन सिंध को फिर से हिंद में मिला देगा। आई फर्मली बिलीव दैट। एनीवेज, फोर्थ इज द ब्रिटिश कंट्री। अब अंग्रेजों के देश का नाम इंग्लैंड पड़ा है, राइट, वी नो दैट। जो एंगल्स ट्राइब है, आंग्ल जनजाति, ये उस देश के 7 राज्यों में से केवल एक पर राज कर रहे थे। सो देयर वर 6 अदर कंटेंडर्स, बट दे गॉट टू नेम द होल कंट्री, इंग्लैंड। अब ये सब उदाहरण देखें तो गुर्जर शब्द के साथ भी ऐसी स्थिति होना फिर बिल्कुल भी संदेह की बात नहीं रह जाती कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। नो, देयर आर प्लेंटी ऑफ प्रेसिडेंट्स फॉर दिस। ठीक है, अब ऐसा होता है ये तो ठीक है, पर हमारे विषय में यानी गुर्जर देश के केस में ऐसा होने के क्या कारण रहे वो अभी तक पता नहीं चला। तो उसे समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि केवल गुर्जर ही नहीं, किसी भी राज्य के नाम से कितना बड़ा या छोटा भौगोलिक क्षेत्र माना जाए, इसमें समय समय पर बदलाव होते हैं। दैट्स द मेन प्रिंसिपल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। अब ये बदलाव कैसे होते हैं? So we'll now see some examples for that, and so first we'll do the countries other than Gurjar, couple of countries, and then we'll move to Gurjar. Okay. Okay. अब the first example is ये लाट देश है। तो पहले मैं एक थोड़ा सा बिट ऑफ इंट्रो ऑन लाट देश। गुजरात में खेड़ा और उससे नीचे भरूच के आसपास का जो क्षेत्र है, ये पूरा प्रांत ईसा पूर्व की सदियों से लेकर, मीनिंग द BCE सेंचुरीज, वहां से लेकर सल्तनत काल तक, फॉर रफली 1500 years इसे लाट देश सॉरी, इसे लाट देश कहा जाता था। अब इसके एंशियंट एविडेंस हमें जो ग्रीक स्कॉलर थे क्लॉडियस टॉलेमी, उनके लेखन से लेकर कामसूत्र और वराहमिहिर से लेकर गुप्त काल तक के शिलालेखों में मिल जाती है। फिर आगे आ जाइए मिडिवल एज में, तो वहाँ भी 7वीं सदी में लाट देश पर प्रतिहारों की एक शाखा के दत्त द्वितीय जो थे प्रतिहार, उनका शासन था। ये हम पहले कवर कर चुके हैं। अच्छा, ये प्रतिहार ही थे, ये कैसे पता चलता है? ये शिलालेखों में जो इनकी वंशावली थी, कई शिलालेखों में आई है, ये इन्हें मंडौर की प्रतिहार शाखा से मिलाती है। दे बेसिकली कनेक्ट दैट, they're on an offshoot from the Mandor branch of Patihars। और जैसे इनके नाम आते हैं इस ब्रांच के, ये किसी और राजवंश से नहीं मिलते उस समय जितने भी और क्लैंस थे। राइट, तो अब एक तो लाट के जो प्रतिहार हैं, सॉरी या तो लाट के जो प्रतिहार हैं ये अपने आप को सामंत कहते थे।
फ्यूडेटरी वसाल्स, यानी या तो सम्राट हर्षवर्धन के अधीन या फिर दक्षिण से जो उस समय पुलकेशिन चालुक्य थे उनके अधीन, बट बेसिकली दे वर वसाल्स गोइंग बाय देयर टाइटल्स। तो दोनों पक्षों ने, उत्तर से हर्षवर्धन और दक्षिण से पुलकेशिन, जिनका फ्रिक्शन था उस समय, दे वर डोमिनेंट पावर्स इन द नॉर्थ एंड द साउथ, दोनों ने इन पर अपने प्रभाव की घोषणा की है, लाट के प्रतिहारों पर। और ठीक उसी तरह से गुर्जर देश पर भी प्रभाव की घोषणा की है। सो बेसिकली दीज वर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग किंगडम्स एट दैट टाइम, स्मॉल किंगडम्स। दूसरा, लाट के जो प्रतिहार हैं ये खुद को गुर्जर देश के राजाओं के वंश का कहते हैं। So in the third part of this series, we've already seen what that means. They just said that our ancestors belonged to the same family which ruled Gurjar Desh. अब हम लाट का टेरिटोरियल जो एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन है वो देखें, उससे पहले एक सवाल, अगर गुर्जर देश ये नाम गुर्जर जाति जनजाति से ही पड़ा, तो उस जाति जनजाति के प्रतिहार वंश ने जब शासन किया, तब फिर लाट गुर्जर देश क्यों नहीं कहलाने लगा? वहां भी प्रतिहार ही थे, यानी गुर्जर ही थे। चाहे आप बाण की हर्षचरित देख लें, हुएनसांग को पढ़ लें, पुलकेशिन का ऐहोल शिलालेख देख लें, लाट का हमेशा गुर्जर देश के बराबर में अलग से नाम आता रहा, थ्रू आउट द एपिग्राफी एज वेल एज लिटरेचर, ग्रंथों शिलालेखों में, सब जगह। तो क्यों गुर्जर राज की तरह लाट के राजा भी लाटेश्वर उपाधि लेकर राज करते रहे? I mean, think about it. Why do we see two entities in parallel when the rulers were the same clan and same caste, if you go with that assumption? यानी कि अगर प्रतिहार जाति से गुर्जर थे और जहां जहां गुर्जर गए वहां वहां गुर्जर देश बनता था, आचार्य जी का एजम्पशन ले रहा हूं, तो फिर इन प्रतिहारों के एक राज्य का नाम गुर्जर देश और पास ही दूसरे राज्य का नाम लाट देश क्यों था, जबकि दोनों का शासन प्रतिहारों के हाथ में था, यानी सो कॉल्ड गुर्जर जाति के लोगों के हाथ में था? ऐसा इसलिए क्योंकि गुर्जर और लाट भौगोलिक क्षेत्रों के नाम थे। लाट के प्रतिहार शासकों के केंद्र भरूच, अंजनेरी, नवसरी और खेड़ा थे। गुर्जर देश के प्रतिहार शासकों के केंद्र मंडौर, जालौर, भीनमाल आदि थे। सो दोनों पर प्रतिहारों का ही शासन रहने पर भी इनके राज्यों के नाम अलग अलग थे, एज डिफाइंड बाय ज्योग्राफी। अब बात आ जाती है कि ऐसा ही था तो फिर कन्नौज से राज करते प्रतिहार शासक गुर्जर उपाधियां लिए क्यों बैठे थे? तो जैसा मैंने बताया, किसी भी नाम से कितना बड़ा या छोटा भौगोलिक क्षेत्र माना जाए, इस पर समय समय पर बदलाव होते हैं। कन्नौज गुर्जर देश का भाग बाद में बना और केवल इस आधार पर बना कि जो मूल क्षेत्र था गुर्जर देश का, राजस्थान और गुजरात के भाग, वहां से उठी राजनीतिक शक्ति का, वंश का नहीं, वंश तो लाट देश में भी बैठा है, राजनीतिक शक्ति का प्रसार, एक्सपेंशन ऑफ द स्टेट, अ पॉलिटिकल यूनिट, वो कन्नौज तक हो गया था। अगेन, कहां से उठे? कोर गुर्जर देश से, राजस्थान और गुजरात के एरिया से। और ये प्रतिहार राजनीतिक शक्ति लाट के प्रतिहारों से अलग थी। इनके साम्राज्य में लाट नहीं आता था। लाट वाली एक अलग शाखा थी जिसका अपना अलग राज्य, राजा, अलग राज परिवार थे। ओके, अब ये जो गुर्जर जाति के थे इसलिए गुर्जर देश कहलाया का दावा है, ये क्या करता है कि किसी भी राज्य के एक राजनीतिक इकाई के रूप में एज अ पॉलिटिकल यूनिट काम करने को एक जाति से जबरदस्ती जोड़ देने का प्रयास है। Now, what do I mean by that? आज के समय को ले लेते हैं। Let's take a imaginary example. हम लोग किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को
उसकी राजनीतिक इकाई से जानते हैं, द पॉलिटिकल एंटिटी बेसिकली, जिसे हम लोग देश, राष्ट्र, कंट्री, नेशन वगैरह कहते हैं, राइट। अब कल्पना कीजिए कि आज कोई देश जैसे कि अमेरिका है। अमेरिका जो कि एक राजनीतिक इकाई है, इट्स अ पॉलिटिकल यूनिट। वो अपनी सीमाओं से लगे किसी नए क्षेत्र का अधिकार कर लेता है, दे अक्वायर न्यू लैंड, एडजेसेंट लैंड, जैसे भी, शांति से, बल से, बाय वट एवर मीन्स यू वांट टू इमेजिन। तो समय के साथ अमेरिका की जो भौगोलिक पहचान है, द टेरिटोरियल आइडेंटिटी, ये थोड़े और बड़े क्षेत्र से होगी, जिसमें वो जो नई भूमि उनके नियंत्रण में आई थी वो सम्मिलित होगी, राइट, इंक्लूसिव ऑफ दैट न्यू एक्विजिशन। यानी अगर मैं 150 साल बाद में उस जीते हुए क्षेत्र में जाकर खड़ा होता हूँ, तो मैं क्या कहूँगा कि मैं अमेरिका में हूँ, राइट। वैलिड, गुड सो फार। अब क्योंकि वो भूभाग जिस जि, वो जिस राजनीतिक इकाई के अंतर्गत आता है उसका नाम अमेरिका है, इसलिए इस तरह का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। द पॉलिटिकल यूनिट टू विच दिस लैंड नाउ बिलोंग्स इज नोन एज अमेरिका, सो वन कुड से दैट दे आर इन अमेरिका। अब इस बात पर क्या मैं ये कहने लगूं कि क्योंकि इस क्षेत्र को अमेरिका केवल अमेरिकी लोगों का नियंत्रण होने के बाद ही कहा गया, सो अमेरिका अवश्य ही कोई जाति होगी। ये मजाक नहीं तो और क्या है। तो गुर्जर देश के प्रतिहारों के विस्तार को गुर्जर जाति से जोड़ना बिल्कुल ऐसा ही मजाक है, और मीडिया से और आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि ऐसे मजाक को इतिहास मान लिया जाए। बताइए कैसे मान ले। I mean, some people have been lying with such desperation that they've started believing their own lies. And that illness of deluding yourself willingly, it's not easily curable. Anyway, so we're not here for them, right? तो अब राज्यों की सीमाएं समय समय पर बदलती रही हैं, उनमें विस्तार होता है, नया क्षेत्र जुड़ने से वो भूमि खोकर सिकुड़ते भी रहे हैं। उसी अनुसार राज्य का नाम लेने पर क्या भौगोलिक क्षेत्र माना जाए, इसकी परिभाषा बदलती रही है। ये कोई विचित्र बात नहीं है, इट हैपेंस ऑल द टाइम। पर इसका उस राज्य का नाम किस आधार पर पड़ा, इस बात से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो ये तो हुआ एक करंट एग्जाम्पल अमेरिका का, इमेजिनरी था। तो मैं अब क्या करता हूँ, मैं कुछ ऐतिहासिक उदाहरण लेता हूँ जिससे बात की पुष्टि हो जाए। ओके, द सीक्वेंसेस अ बिट ऑफ, ये उदाहरण है उत्तर प्रदेश के कन्नौज और मध्य प्रदेश के कालिंजर का। अब आज कन्नौज को एक नगर, एक सिटी के रूप में जाना जाता है, राइट। पर हमेशा ऐसा नहीं था। इतिहास में इस शब्द की जोग्राफिक आइडेंटिटी एक नगर की नहीं, एक पूरे राज्य की रही है। तो अगर आप 8वीं सदी में आए जो चीनी यात्री थे, हुएनसांग, ऑल्सो नोन एज युआन चुआंग, इनको देखें तो इन्होंने कन्नौज को आकार से 4000 ली सर्किट का देश कहा है। यानी आप इसे अगर एक चौकोर समझे, एक स्क्वायर समझे, और किसी एक स्थान से यात्रा शुरू करके इफ यू कम बैक ऑन द सेम पॉइंट, तो चारों एजेस से कुल मिलाकर आप 175 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। आई एम जस्ट ट्रांसलेटिंग द 4000 ली सर्किट एरिया। अच्छा, इसके बाद टुवर्ड्स योर राइट, ये जो हलायुद्ध कोश का एग्जाम्पल है, तो 10वीं सदी में हलायुद्ध नाम के एक विद्वान थे, ये उनके ग्रंथ से है, तो उन्होंने भी कन्नौज को एक देश बताया है, ठीक। अब अगला है मध्य प्रदेश के बरहा से मेहर भोज प्रतिहार का 836 ईस्वी का ये ताम्रपत्र। इसमें सम्राट मेहर भोज प्रतिहार का संबोधन है। ही इज एड्रेसिंग द पीपल ऑफ अ प्लेस नोन एज उदुम्बर विषय, ठीक है। और उदुम्बर को इस शिलालेख में कन्नौज प्रांत के अंतर्गत कालिंजर मंडल में बताया गया है।
ठीक है। कन्नौज और कालिंजर के बीच 250 किलोमीटर की सीधी दूरी है, एज द क्रो फ्लाइज। नॉट टॉकिंग अबाउट द रोड डिस्टेंस, सीधी दूरी 250 किलोमीटर। लेकिन इतिहास में कालिंजर हमेशा कन्नौज के अंतर्गत भी नहीं रहा, एक अलग राज्य भी रहा है कालिंजर। तो अब कालिंजर के कभी कन्नौज प्रांत में इंक्लूड होने से, माने जाने से, फिर से क्या मैं ये कह दूं कि कन्नौज किसी जाति का नाम था और कन्नौज जाति के लोग आए तभी कालिंजर को कन्नौज का भाग माना जाने लगा? आई नो आई साउंड रिडिकुलस, पर मैं आचार्य जी का ही लॉजिक लगा रहा हूँ। एनीवेज, आगे चलें तो ये जो आपकी स्क्रीन पर सबसे नीचे है, ये 1169 ईस्वी 1169 एडी की सोमनाथ पट्टन प्रशस्ति है। ये कहती है, वैसे इसके अलावा आप अगर 13वीं सदी की जमीयत तवारीख देखेंगे, विच इज अ मुस्लिम सोर्स, उसमें भी ऐसा ही बताया गया है कि कन्नौज एक बड़े क्षेत्र का नाम है, वन ऑफ द 5 और 7 एरियाज, ऐसा कुछ करके बताया। तो कमिंग बैक टू सोमनाथ पट्टन प्रशस्ति, इट सेज कि कन्नौज देश में बनारस नाम का स्थान है। आई हाईलाइटेड दैट पार्ट। तो आज की कन्नौज सिटी से बनारस की सीधी दूरी 360 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। तो अब इतने से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कन्नौज शब्द कभी एक बहुत बड़े क्षेत्र को डिनोट करता था, एंड एज वी नो बाद में ये परिभाषा धीरे धीरे एक नगर तक सिमट गई। द सेम वर्ड, राइट? अच्छा, आगे चलते हैं। राइट, ऐसी ही घटत बढ़त हुई है हमारे लाट देश के साथ। तो आज का जो गुजरात है उसके ईस्टर्न और सदर्न पार्ट को पहले लाट देश कहते थे, यू नो दैट। दूसरी सदी में एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, क्लॉडियस टॉलेमी। इन्होंने ज्योग्राफी के यूफेकिसिस में लाट देश के वर्णन में एक बहुत बड़े एरिया को दर्शाया है, जिसमें महाराष्ट्र का नासिक है, मध्य प्रदेश का उज्जैन, गुजरात का नवसरी और भरूच, ये चारों लाट देश में इंक्लूडेड है। रीजनेबली लार्ज एरिया, यस। ठीक है। देन समवेयर डाउन द लाइन, ये जो लाट शब्द है, ये एक छोटे क्षेत्र के लिए कहा जाने लगा। तो हमने पहले देखा था कि लाट पर प्रतिहारों के शासन के बाद अ, राष्ट्रकूटों का भी शासन हुआ था, राइट? तो लाट के जो राष्ट्रकूट शासक थे, इनका 9th सेंचुरी एडी से एक दान पत्र आता है, ग्रांट, भरूच से। ठीक है। तो उसमें लाट देश एक बहुत छोटे देश को, क्षेत्र को दर्शाया गया है। ठीक। तो यहाँ तक आते आते जो जोग्राफिक कॉनोटेशन थी ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई। मूविंग ऑन, गौड़ देश। गौड़ भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो गुप्त वंश के जो राजा, टुवर्ड द एंड ऑफ द गुप्त डायनेस्टी इन इंडिया, गुप्त वंश के जो राजा गौड़ देश में राज कर रहे थे, उन्होंने अपने आप को गौड़ कहा। फिर गौड़ देश पर पाल वंश का शासन आया। और अच्छा, पाल वंश के शासन से पहले भी गौड़ नाम केवल बंगाल के एरिया के लिए, रफली आई एम जस्ट गिविंग अ रफ एस्टिमेट, उस तरफ यूज होता था, which is corroborated by Harshcharit as well as Arya Manjushri Moolkalp. It's a Tibetan source, I think. तो ये वहाँ हमें पता चल जाता है। फिर क्या हुआ, 8th and 9th सेंचुरी एडी, 8वीं 9वीं सदी में फिर पाल वंश के धर्मपाल और देवपाल, ये दो बहुत शक्तिशाली राजा है, वन आफ्टर द अदर। इन्होंने एक्सपैंड किया एंड ये जो राज्य था ये लगभग आधे उत्तर भारत तक फैल गया। और फिर इस गौड़ राज्य में कुछ समय के लिए, नॉट फॉर वेरी लॉन्ग, उत्तर भारत का कन्नौज जैसा शक्ति केंद्र भी इंक्लूड हो गया। ये हमें खलीमपुर शिलालेख से पता चल जाता है। और ये भी कि पाल वंश के इस कन्नौज विजय पर गांधार, अवंती, विच इज रफली मालवा, मत्स्य आदि देशों के राजा सम्मान में झुके। ठीक है, तो वो सब कुछ ऑल दैट इज मेंशन्ड। अब मैं अगले पर आता हूँ। राइट,
ये नीचे की ओर गुजरात के संजान से राष्ट्रकूटों का ही 926 ईस्वी का शिलालेख है। इसमें पंच गौड़ ब्राह्मणों को भोजन कराए जाने का उल्लेख है। ठीक है, तो यहाँ पंच गौड़ का अर्थ क्या है हम कुछ स्लाइड पीछे देख चुके हैं, सो वी नो दैट ऑलरेडी। उत्तर और दक्षिण भारत के ब्राह्मणों का वो जहाँ से थे उस भौगोलिक आधार पर पांच पांच शाखाओं में कैटेगराइज किया, नॉर्थ की पांच, साउथ की पांच। तो उसी से पंचगौड़ यानी उत्तर भारत की पांच शाखाएं हुई और पंच द्राविड़ दक्षिण भारत की। तो गौड़ से यहाँ अर्थ पूरा उत्तर भारत लिया गया है। और फिर गौड़ जो क्षेत्र था, इस बढ़े हुए गौड़ क्षेत्र की जो मेमोरी है, ये 12th सेंचुरी की जो राजतरंगिणी है फेमस टेक्स्ट, उसमें भी रिटेन होती है। तो वहां पर उत्तर भारत के लिए फिर से लेट मी शो दैट, या तो वहां क्या हुआ कि फिर से उत्तर भारत के लिए पंचगौड़ शब्द का प्रयोग हुआ, और इस बार गौड़ यानी उत्तर भारत के पांच राजाओं के बारे में कहा गया है। पंच गौड़ादि पंचित्वा श्वशुरम। तो it pertains to some weddings and all of this. Yeah. फिर इसके बाद आती है 13वीं सदी की काव्य शिक्षा। ये विनय चंद्र सूर्य ने लिखी थी। और काव्य शिक्षा आते आते भारत में उस टेक्स्ट में कुल 84 देशों के नाम गिना दिए गए, जिनमें से एक गौड़ देश था। चतुर्शीति देश गौड़ कान्य कुब्ज गुर्जर सिंधु के कारण, और इस तरह से एक पूरी लंबी सी लिस्ट बनती है। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि 13वीं सदी में गौड़ कितना बड़ा क्षेत्र बचा होगा। नाम बदला नहीं, नाम अब भी गौड़ है। तो जो कोर ज्योग्राफी थी बिहार बंगाल क्षेत्र की, अब भी वही पहचान है गौड़। पर जब वहां से उठी एक राजनीतिक शक्ति ने, यानी पाल वंश ने, कोई गौड़ जातिवादी कुछ नहीं है, पाल वंश ने भौगोलिक विस्तार किया, टेरिटोरियल एक्सपेंशन, तो गौड़ शब्द से बहुत बड़ा क्षेत्र जाना जाने लगा, राइट, इंक्लूडिंग कन्नौज ऑफ कोर्स। फिर जब पाल वंश की शक्ति ध्वस्त हुई तो गौड़ की भौगोलिक परिभाषा फिर से सिकुड़ गई। और हम पहले देख चुके हैं कि उस समय गौड़ नाम की कोई जाति नहीं थी। सो कंक्लूजन, निष्कर्ष यह है कि राज्यों के आकार बदलते रहते हैं इनकी रूलिंग पॉलिटिकल पावर्स के प्रभाव अनुसार। राज्यों के वही नाम कभी बड़े तो कभी छोटे क्षेत्र पर लागू होते रहते हैं, राइट। तो अब बाकी के एग्जाम्पल्स हो गए हैं हमारे। अब हम गुर्जर देश या गुजरात की जो भौगोलिक व्याख्या है, यानी एक्सटेंट में होने वाले बदलाव, अब हम गुर्जर वर्ड से समझेंगे। So, how did the word Gurjar go through these expansions and contractions? 7वीं सदी का जो हुएन सांग का डिस्क्रिप्शन है वहां से शुरू करते हैं, विच इज ऑन योर स्क्रीन। तो उन्होंने जब गुर्जर शब्द का प्रयोग किया तो साथ ही अपनी यात्रा के और भी कई क्षेत्रों के नाम लिए उन्होंने, द अदर प्लेसेस दैट ही वेंट टू, जैसे कि कच्छ आता है, मालवा आता है, भरूच है, खेड़ा, आशापल्ली, वल्लभी, सूरत, आनर्थ, उज्जैन। आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर देयर ऑन द स्क्रीन। तो अब इससे पता चलता है कि 640 ईस्वी के उस समय में गुर्जर देश जो था एक मिडिल साइज्ड एरिया का नाम था, और राजधानी थी दक्षिणी राजस्थान के भीनमाल में। ठीक, तो हुएन सांग ने जो आकार बताया है in terms of Lee circuit, which is a distance and area unit in China, तो to understand that गुर्जर देश को एक चौकोर समझे तो हर भुजा every edge is roughly 325 kilometers. Okay. I repeat, this is a rough estimate from 640 AD. अच्छा, तो अब इस एस्टिमेट का मतलब ये हुआ कि 7वीं सदी के गुर्जर देश में आज के गुजरात के कुछ एरियाज, दक्षिणी राजस्थान
और पश्चिमी राजस्थान के कुछ भाग आएंगे। ठीक। फिर जब प्रतिहार शक्ति से गुर्जर राज्य का विस्तार हुआ ऑन द शोल्डर्स ऑफ प्रतिहार पावर, तो गुर्जर देश फिर केवल मंडौर से पाटन तक का या उससे भी छोटा एरिया नहीं था। अब इसमें डीडवाना आता था, जो कि हमें दौलतपुरा के दानपत्र में मिल जाता है। इसमें अलवर का एरिया भी था, जिसका थोड़ा बहुत संकेत हमें राजौर के शिलालेख से हो जाता है। लेट मी एनोटेट दैट सो दैट इट्स इजियर टू अंडरस्टैंड। राइट। तो जो दौलतपुरा वाला एरिया है, राजौर, दौलतपुरा एंड डीडवाना, आई थिंक या इट्स हियर, राजौर के पास ही है। राइट। ओके। फिर पंजाब, पंजाब तक गुर्जर देश, ये जो नाम का ये साम्राज्य था, इसके फैलने के साक्ष्य हमें राजतरंगिणी में मिलते हैं। एंड आई विल कम टू दैट लेटर। और 9वीं सदी के मध्य तक कालिंजर और कन्नौज दोनों इस गुर्जर देश में समा गए थे। सो पंजाब वुड बी समवेयर अपवर्ड्स फ्रॉम हियर, एंड कन्नौज एंड कालिंजर, कालिंजर इज समवेयर हियर आई थिंक। या ओके। तो कालिंजर और कन्नौज दोनों गुर्जर देश का पार्ट बन गए थे। So I've just marked the places so you can get a glimpse of how what was the extent. तो ये हमें फिर पंप भारत और जो बरहा की कॉपर प्लेट है उससे प्रूव हो जाता है, कालिंजर और कन्नौज का। अच्छा, बाय द वे, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें आचार्य जी का एक और दावा था कि लाट, सौराष्ट्र, कैवार्त आदि क्षेत्र गुर्जरत्रा के भाग थे। ऐसा नहीं है। ये सब क्षेत्र गुर्जरत्रा के भाग होते तो ग्रंथों और शिलालेखों में गुर्जरत्रा के साथ या गुर्जर देश के साथ इनका अलग से हर बार नाम नहीं आता। अगर हरियाणा और यूपी भारत का भाग है तो मैं ये नहीं कहूँगा ना कि मेरा शासन भारत में था, हरियाणा में था और यूपी में था। इट्स अननेसेसरी एंड इलॉजिकल। सो मूविंग ऑन, the annotations. Yeah. Okay. अब गुर्जर देश से बड़े क्षेत्र का, a larger area in terms of geographic connotation, ये मिलने का जो हमारा लास्ट एविडेंस आता है, ये है मिड 10th सेंचुरी से, जो फेमस टेक्स्ट है यशस तिलक चंपू। अब ये वो समय था जब प्रतिहार शक्ति अपनी ढलान पर आने लगी थी, द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ देयर एम्पायर, यू कैन से दैट। तो यशस तिलक चंपू में ये जानकारी आती है कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों की सेनाओं के वर्णन में, जो कि भौगोलिक आधार पर बताया गया है, किस 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 क्षेत्र की सेना और सैनिक कैसे दिखते हैं, क्या शस्त्र, क्या वस्त्र, देयर अपीयरेंस, ड्रेस, आर्मर, गियर एक्सेट्रा। सो उस तरह का एक वर्णन किया गया है। सो द लिस्ट दैट वी गेट इज ऑफ 5 मेजर आर्मीज इन इंडिया, प्योरली बेस्ड ऑन ज्योग्राफी। ठीक है। तो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, देयर इज द्रामिड़ बलम, दैट्स द्रविड़ सेना। दक्षिणात्य की सेना है। फिर उत्तर पथ आता है, एंड आफ्टर दैट इट इज या तिरभुक्त। तो ये तिरभुक्त है, जो तिरहुत रीजन है, उसकी सेना है। एंड देन इन द एंड गुर्जर सेना। राइट। ओके, टाइम टू एनोटेट। अब द्रविड़ सेना जो है, राइट, द्रविड़ सेना जो है, ये द्रविड़ रीजन जो बताया गया है, रफली दी फार साउथ
केरल तमिलनाडु वाला जो एरिया है उसको बोला गया है। फिर उससे थोड़ा ऊपर जो डेक्कन प्लेटो है, यहाँ पर अपना दक्षिणात्य जो रीजन है उसकी बात की गई है, रफली दिस पार्ट। देन तिरहुत आता है। तिरहुत इज मॉडर्न बिहार एंड जो ग्रंथकार हैं उन्होंने उसमें गॉड को भी इंक्लूड किया है, सो इट्स अ ह्यूज चंक टुवर्ड द ईस्ट। ठीक है। इसके बाद उत्तर पथ में आता है दिल्ली से उत्तर और पश्चिम का क्षेत्र। सो आई वुड ड्रॉ दैट एज, these are rough markings by the way, something like this. okay, तो यहाँ क्या हुआ है, जो पाकिस्तान, कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, ये सब एरियाज हैं, दोज आर आइडेंटिफाइड एज उत्तर पथ। और ग्रंथ में एक और बात बताई गई है कि उत्तर पथ क्षेत्र के घोड़े ये सबसे अच्छे बताए गए हैं। सो अगेन यू कैन इजीली वेरीफाई, यू कैन कंफर्म कि उत्तर पथ फिर कहाँ से कहाँ तक होगा, because if you look at the regions of Indian subcontinent that were known to have the best horses as compared to other Indian regions, it's the same Uttar Path areas that we just identified. Okay, और इन सब के बाद में आता है गुर्जर देश की सेना का आइडेंटिफिकेशन। तो ग्रंथ के अनुसार गुर्जर देश कहाँ से कहाँ तक था। अब ये जो सेनाओं को लेकर अलग अलग क्षेत्रों का जितना भी वर्णन अभी तक आया है उसके आधार पर जोग्राफिक एस्टिमेट हमने बनाया, रफ एस्टिमेट। तो उससे देखें तो यशस तिलक चंपू में गुर्जर देश अभी भी कन्नौज से गुजरात तक बताया गया है, जिसमें बीच में राजस्थान भी आ जाता है। बट यस, पंजाब हाथ से निकल चुका है। ओके, सो दिस इज योर गुर्जर देश रफली। ठीक है। नाउ अब इसके बाद में क्या हुआ कि प्रतिहार साम्राज्य तेजी से फिर बिखरने लगता है। सो उसी अनुसार फिर गुर्जर शब्द से कितना बड़ा क्षेत्र माना जाए, ये आकार भी फिर सिमटने लगता है। ये बेसिकली डेजिग्नेट अ स्मॉलर रीजन विद द सेम नेम। सो विल सी दैट 11वीं सदी के शुरुआत में इन द फर्स्ट हाफ धनपाल नाम के एक विद्वान थे जिन्होंने तिलक मंजरी लिखा, और उसमें जो मॉडर्न राजस्थान है उसके एक बड़े भाग पर, जहाँ पहले प्रतिहारों का राज्य था, उसे उसके एक बड़े भाग पर उस हिस्से को मरुमंडल उन्होंने कह दिया। ठीक है। सो व्हाट यूज्ड टू बी नोन एज गुर्जर देश, a huge chunk of that begins to be identified as मरुदेश और मरुमंडल। नेक्स्ट, ऐसा ही उल्लेख 12वीं सदी की पृथ्वीराज विजय में भी आता है। तो यहाँ राजस्थान गुजरात रीजन में ही गुर्जर देश और मरुदेश नाम से दो अलग अलग क्षेत्र बता दिए जाते हैं। ठीक है। फिर 12वीं सदी में ही विख्यात जैन आचार्य हेमचंद्र, ये सोलंकियों के राजकाल में एक ग्रंथ लिखते हैं, त्रिशष्टि शला का पुरुष चरित्र। तो उसके एक महावीर चरित नामक सेक्शन है, वहाँ एक श्लोक आता है, एंड इट सेज स्वाम्याख्याति स्म सौराष्ट्र लाट गुर्जर सीमानि क्रमेण नगरम भावी नामन आन्हिल पाठकम, एंड ट्रांसलेशन इज देयर। तो अर्थ ये हुआ कि सौराष्ट्र, लाट और गुर्जर, ठीक है, आई रिपीट, सौराष्ट्र, लाट और गुर्जर, इन तीनों देशों की सीमाएं जहां मिलती हैं वहां अनहिल पट्टन मीनिंग पाटन नाम का एक नगर होगा। दिस इज दे आर टॉकिंग ऑफ द पाटन ऑफ गुजरात। तो इससे पता चलता है कि राजस्थान के साथ गुजरात के सौराष्ट्र जैसे कई क्षेत्र भी गुर्जर देश की सीमाओं में नहीं थे। ठीक।
उसी समय हेमचंद्र ने कुमारपाल प्रतिबोध प्रबंध भी लिखा। वहां वो कहते हैं, कर्नाटे गुर्जरे लाटे सौराष्ट्रे कच्छ सैंधवे उच्चायाम चैव भाम्बेर्यम मारवे मालवे तथा, एंड देन द नेक्स्ट लाइन हैज फ्यू मोर रीजन्स लिस्टेड। तो यहाँ गुर्जर देश का नाम आता है और उससे लगे हुए कुछ एरियाज लिस्टेड हैं। दीज आर मरुदेश, विच इज थार डेजर्ट रफली। भाम्बेर है नॉर्थ ईस्टर्न गुजरात। फिर सौराष्ट्र और कच्छ है, we know where these are. And then lastly there is Mewad from South Rajasthan, meaning these areas were not a part of Gurjar Desh. That makes Gurjar Desh a fairly small kingdom. Okay. अच्छा, 13वीं सदी के आरंभ में एक ग्रंथ लिखा गया, जैन ग्रंथ था, विविध तीर्थ कल्प। ठीक है। उसमें एक वर्णन आता है कि इट सेज, अन्नो गज्जन वै गुज्जरम भंजित तव वलंतो पत्तो सच्चौरे, यानी एक और गजनीपति, एक मलेच्छ, गुर्जर को नष्ट करके लौटता हुआ सांचौर तक पहुंच गया। सो सांचौर है दक्षिण राजस्थान में। सो दक्षिण राजस्थान का सांचौर भी गुर्जर देश का पार्ट नहीं रहा। नाउ द कंक्लूजन इज, गुर्जर देश अब पहले की तुलना में एक छोटा क्षेत्र था, और जिस पॉलिटिकल यूनिट के अंतर्गत गुर्जर देश एक्सपैंड हुआ था कभी, यानी कि प्रतिहार साम्राज्य, उसके समाप्त होने के साथ ही गुर्जर शब्द से कितनी भूमि मानी जाए वो लिमिट भी सिकुड़ जाती है, रिट्रैक्ट करती है, लेकिन समाप्त नहीं होती। इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट डिफरेंस। तो प्रतिहार साम्राज्य चला गया, बट गुर्जर देश इज स्टिल देयर, स्मॉलर बट स्टिल देयर। और आगे चलकर हम देखेंगे कि ऐसा क्यों है। तो जो प्रश्न था कि फिर सम्राट महिपाल प्रतिहार तो बहुत बड़े क्षेत्र पर राज कर रहे थे, उन्हें गुर्जर राज क्यों कहा गया? आई होप आपको स्पष्ट हुआ होगा कि गुर्जर शब्द की भौगोलिक परिभाषा, जोग्राफिक कॉनोटेशन जो है, उसके बढ़ने से, एक्सपेंशन से ऐसा हुआ है, और इसे किसी जाति से जोड़ना गलत है। ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन इतिहास में बार बार होता आया है। अनेकों राज्यों देशों के साथ वही नाम रखते हुए ऐसी टेरिटोरियल घटत बढ़त हुई है, जिसके एग्जाम्पल्स हमने देखे। मूविंग ऑन। अब एक दावा जो इनिशियली व्हेन आई शोन दोस थ्री क्लेम्स, उसमें पहला वाला था कि राजस्थान जो है ये 16वीं सदी तक गुर्जर देश का भाग रहा। आचार्य जी कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो देखिए, राजस्थान में 10वीं सदी से ही सांभर अजमेर के चौहानों का स्वतंत्र राज्य था। अगर पृथ्वीराज के परिवार वाला चौहानों का राज्य देखें, तो वैसे इनके भी गुजर होने का दावा है कि किसी को भी नहीं छोड़ा। तो एनीवेज, तो चौहानों का जो ये क्षेत्र है राजस्थान में, राजधानी सांभर और फिर अजमेर थी, ये गुर्जर देश नहीं बल्कि सपादलक्ष राज्य कहलाता था। कब? प्रतिहारों का साम्राज्य समाप्त होने के बाद। और चौहान राजा को अलग अलग ग्रंथों में सपादलक्ष, क्षितिपति, जांगड़ नरेश आदि कहा गया। गुर्जर देश कहीं भी नहीं कहा गया। 12वीं सदी में गुर्जर देश के जो एक आचार्य थे, हेमचंद्र जी, उन्होंने द्वयाश्रय महाकाव्य लिखा। ही एक्चुअली रोट अ लॉट। तो उन्होंने द्वयाश्रय महाकाव्य में पूरी तुलना की है, कंपेयर किया है अच्छे से, कि गुर्जर देश जो है ये एक दूसरे राज्य सपादलक्ष से दक्षिण में है, और अवंती देश इन दोनों देशों से पूर्व की ओर है। सो अवंती इज रफली द सेम एरिया एज मालवा। समटाइम्स दे यूज देम इंटरचेंजेबली फॉर द सेम रीजन, मालवा, अवंती। ओके। अब यही स्थिति पृथ्वीराज विजय में है। आई थिंक आई हैव दैट समवेयर, या इट्स देयर। तो यहाँ भी
चौहान राजा को, चौहान राज्य को सॉरी, सपादलक्ष कहा गया है। फिर राइट, प्रबंध चिंतामणि। तो गुर्जर देश में रहने वाले एक और आचार्य थे मेरुतुंग। इन्होंने अपनी प्रबंध चिंतामणि में चौहान राजा को सपादलक्ष क्षितिपति कहा। सो I'll go to those verses. It says, कस्मिन्नप्यवसरे सपादलक्षीय क्षितिपते श्री मूल राजाभिषेण युतम गुर्जर देश संधौ समाजगाम। अर्थ है कि गुर्जर देश में मूलराज सोलंकी का जो राज्याभिषेक हो गया, when he was coronated, sometime after that, सपादलक्ष क्षितिपति यानी सपादलक्ष भूमि के स्वामी राजा अपनी सेना के साथ गुर्जर देश पर आक्रमण करने उसकी सीमा पर आ गए। संधौ समाजगाम। So it was actually a common practice in those days. मतलब whenever your neighboring kingdom has had a new king or there's any kind of political instability, so people try to make use of that opportunity, or they just poke to test the resolve and stability of the kingdom. So this was just an example of that scenario. और साक्ष्य देख लेते हैं। 14वीं सदी के आरंभ में जब नाभिनंदन जीर्णोद्धार लिखा गया था, we've seen this text earlier, उसके तीसरे प्रस्ताव में अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों की चर्चा आती है। सो एज यू कैन सी, अब इसमें सपादलक्ष और गुर्जर के अलावा आई हाईलाइटेड अ कपल ऑफ प्लेसेस, यू कैन सी कर्नाट, पांड्य, तैलंग, मालवा, चित्रकूट विच इज चित्तौड़, ऐसे क्षेत्रों के नाम आ रहे हैं साथ में। तो वन थिंग टू नोटिस कि राजस्थान के ही रणथंभौर से 13वीं सदी के जो प्रसिद्ध राजा थे हम्मीर देव चौहान, उन्हें इन पंक्तियों में सपादलक्षाधिपति कहा गया है। थर्ड लाइन इन दीज वर्सेस, राइट। ओके, तो अब इन साक्ष्यों से हमें ये पता चला कि पृथ्वीराज चौहान और उनके पूर्वजों का पूरा सपादलक्ष राज्य ये राजस्थान के एक बहुत बड़े भाग पर स्थापित था, लंबे समय तक स्थापित रहा प्रतिहार साम्राज्य मिटने के बाद। और ये राज्य गुर्जर देश की सीमाओं के बाहर था। उसकी पहचान गुर्जर देश से अलग थी। पृथ्वीराज के सदियों बाद भी ये पहचान बनी रही, एज यू कैन सी फ्रॉम द एग्जांपल ऑफ हम्मीर देव रणथंभौर से। ही वाज इन ईस्टर्न राजस्थान। सो दिस चौहान किंगडम, we understand that it coexisted as sort of a neighbor alongside the गुर्जर देश किंगडम ऑफ सोलंकीज। ठीक है, तो हमने प्रतिहार काल के बाद की कई सदियों के जो साक्ष्य देखे अभी तक, उसके बाद में कोई मिथक चलने की संभावना बचनी नहीं चाहिए। 13वीं सदी आते आते लगभग पूरा राजस्थान ही गुर्जर देश की सीमाओं से बाहर जा चुका था। और हमें यह भी पता चलता है कि लाट और सौराष्ट्र भी इतिहास में अधिकतर समय गुर्जर देश का भाग नहीं रहे। टू वेरीफाई दैट, आप जो अब तक के सेशंस में जितनी भी एविडेंस हमने देखी है, इफ यू वांट यू कैन रिवाइज दैट, जगह जगह आपको लाट और सौराष्ट्र जैसे शब्द ये गुर्जर शब्द के साथ बाकी राज्यों की तरह लगे हुए मिलते हैं। ओके, नाउ तो अब इस सब से राजस्थान का कितना हिस्सा इतिहास में कितने समय तक गुर्जर देश कहलाया, कब नहीं कहलाया, ये आपको आई होप समझ आ गया होगा। एंड आई होप वो पॉइंट भी क्लियर होगा कि कैसे सम्राट महिपाल प्रतिहार उत्तर भारत के एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार होने के बाद भी पंप भारत जैसे ग्रंथों में गुर्जर राज कहलाया। It was due to an expanded region now being connotated by the same word Gurjar. Most importantly, that didn't happen because of some imaginary Gurjar caste. It was a simple case of political power expanding its dominion. और हमने ये भी देखा कि ये सामान्य बात है। मतलब लाट, गौड़, कन्नौज, ऐसे कई नामों के साथ
यही हुआ, द सेम जोग्राफिक connotations, expansion, territorial expansion and contraction for the same word. अगर फिर भी कल्पना कर लेते हैं कि कन्नौज तक गुर्जर पहुंच गए, इसलिए कन्नौज गुर्जर देश का भाग कहलाया। ओके। और जो सामंत वंश थे गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के नीचे जो रहे, सोलंकी, चौहान, चंदेल, परमार वगैरह, वो भी तो आचार्य जी के अनुसार गुर्जर ही थे ना, दैट्स द क्लेम। वो भी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये बताइए कि जब इन गुर्जरों का, जो कि वास्तव में प्रतिहार वंश थे, इनका राज्य जब फिर से सिकुड़ रहा था, प्रतिहारों का जो डिक्लाइन आया, साम्राज्य समाप्त हो रहा था 10th एंड 11th सेंचुरीज एडी, तो फिर जब जो राज्य है एक गुर्जर वंश से, यानी प्रतिहारों से दूसरे गुर्जर वंशों को चला गया, जैसे चौहान, चंदेल, परमार वगैरह, फिगर दैट assumption, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि चंदेलों, परमारों, चौहानों के यहाँ, किसी के यहाँ तो नाम गुर्जर देश बना रहता? वो भी तो गुर्जर ही थे ना। अच्छा चलिए, एक से दूसरे राज्य के बीच में पहचान कैसे होगी, थोड़ा कंफ्यूजन आ जाएगा, क्योंकि एक साम्राज्य की जगह अलग अलग राज्य आ गए ना, नाम अलग रखने पड़ेंगे, ठीक है। पर इन राज्यों के राजा तो कम से कम साथ में वो गुर्जर उपाधियां धारण किए रहते, जैसे प्रतिहारों ने की थी। वैसा भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों इन राज्यों के नाम के साथ साथ ये उपाधियां धारण नहीं की गई? जैसे चौहानों का जो राज्य था, सपादलक्ष राज्य, राजा की उपाधि सपादलक्ष क्षितिपति, जांगल नरेश। चंदेल राजाओं की अपनी उपाधियां हैं, दशारणाधिपति, कालिंजराधिपति। दशार्ण एक नदी का नाम है, कालिंजर एक स्थान का। परमार राजा भी गुर्जरपति नहीं कहलाते, मालवपति कहलाते हैं, मालवा से। तो गुर्जर उपाधि इन राज्यों ने, इनके राजाओं ने, किसी ने इनमें से कभी नहीं रखी। न राज्य का नाम गुर्जर, न राजा की उपाधि गुर्जर, ना कोई और तीसरे तरह का जुड़ाव गुर्जर शब्द से नहीं है। केवल सोलंकी, केवल सोलंकी ही ऐसे सामंत वंश थे प्रतिहारों के, जिनका स्वतंत्र राज्य 11वीं सदी में प्रतिहार साम्राज्य अस्त होने के बाद भी गुर्जर देश कहला रहा था। और सोलंकी राजा ही प्रतिहारों के स्थान पर अब अपने आप को गुर्जर नरेश कह रहे थे। वी हैव सीन दैट ऑलरेडी। पर क्यों? तो वही क्यों और बाकी राज्यों ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि प्रतिहारों के सभी सामंत वंशों में से केवल सोलंकी ही थे जो उस समय दक्षिणी राजस्थान और गुजरात के उन क्षेत्रों में प्रतिहारों से सत्ता ले रहे थे जिन क्षेत्रों का नाम ही गुर्जर देश था। वो क्षेत्र जो गुर्जर देश की मूल भूमि या कोर टेरिटरी कहे जा सकते हैं, वहां अब सोलंकी शासन था। तो सोलंकियों का प्रतिहारों से ऐसा कोई जिनेलॉजिकल कनेक्शन वगैरह नहीं है कि सोलंकी प्रतिहारों में से निकले हों या उनकी उनकी ब्रांच हो, उस आधार पर गुर्जर शब्द इनहेरिट कर लिया हो। नहीं, देयर इज नो सच कनेक्शन। टू डिफरेंट क्लैंस। अब जहां पर चौहानों के, चंदेलों के और परमारों के स्वतंत्र राज्य उभरे हैं, वो रीजन्स सिर्फ कुछ समय के लिए प्रतिहारों के विस्तार का क्षेत्र थे, मीनिंग areas occupied by temporary expansion when Pratihars were peaking as an empire. फिर प्रतिहार एम्पायर जब समाप्त हुआ, तो समाप्त होने के बाद इन बाकी के राज्यों के सपादलक्ष, जांगल देश, मरुदेश जैसे नाम चलन में आ गए। That's how right after Pratihars only the Solankis used the term Gurjar and not anybody else like Chauhans, Parmars, Chandels, none of them. Lastly, जहाँ तक राजस्थान की बात है,
तो पूरा राजस्थान 16वीं सदी तक गुर्जरत्रा नहीं कहलाता था। 16वीं सदी छोड़िए, प्रतिहारों का जो पीक टाइम है 200 ईयर्स, उसे छोड़कर बाकी कभी भी इतिहास में पूरा राजस्थान क्या आधा राजस्थान भी गुर्जरात्र नहीं कहलाया। ओके, दैट्स द लास्ट स्लाइड फॉर टुडे आई गेस। या यहाँ दाईं तरफ जो नाम है, ये सभी लोग, यानी अजमेर के चौहान है, मालवा के परमार है, लाट के प्रतिहार हैं, चंदेल, कलचुरी, तोमर, ये अपने आप को या एक दूसरे को कभी गुर्जर नहीं कहते। ठीक है। बाईं तरफ आपको जो नाम दिख रहे हैं, इन्हें गुर्जर कहा गया है। तो ये है प्रतिहार, चावड़ों को कहा है, सोलंकियों को कहा है, दक्षिणी राजस्थान के नडौल के जो चौहान हैं उन्हें कहा गया है। वेलकम टू दिस। माउंट आबू और चंद्रावती के एक छोटे से राज्य के परमारों को कहा गया है। वाघेलों को कहा गया है। और फिर अल्प खान जैसे मुस्लिम शासकों को गुर्जर कहा गया। अब थोड़ा सोचकर बताइए, बाईं तरफ ये जितने भी नाम मैंने बाद में लिए जिन्हें गुर्जर कहा गया, इनमें क्या कॉमन है? ये सारे अलग अलग वंश हैं। ठीक है, कुछ कुछ की एथनिक प्रोफाइल बिल्कुल अलग है। लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी है। कॉमन फैक्टर, एंड द ओनली कॉमन फैक्टर other than them being humans is geography. All of these powers towards your left, they ruled the core territory of Gurjar Desh, which was the region of South Rajasthan and North Gujarat. एक के बाद एक इन सब लोगों ने गुर्जर देश पर शासन किया, सम टाइम, फॉर लॉन्ग टाइम, जो भी है। और इसीलिए इन्हें गुर्जर उपाधियां मिली। और जो दाई तरफ जो नाम लगे हैं, दैट लिस्ट, जिन्हें कभी भी गुर्जर नहीं कहा गया, ये वो लोग हैं जिनका राज कभी भी उस कोर टेरिटरी में यानी गुर्जर देश में नहीं रहा। तो अब तक आपको समझ आया होगा कि पहचान का अंतर किससे आ रहा है। ये भूगोल से निर्धारित हुआ है, ना कि किसी जाति से। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में। प्रणाम।